अध्यक्ष महोदय, इस देश में असहिष्णुता से उत्पन्न स्थिति पर इस सदन में चर्चा चल रही है और मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनसे चाहे किसी की सहमति हो चाहे किसी की असहमति हो, लेकिन मैं सबके विचारों के प्रति अपनी हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। जिन हमारे सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वैसे तो चर्चा की शुरुआत हमारे सम्मानित संसद सदस्य मोहम्मद सलीम साहब ने की है। श्री वेणुगोपाल जी ने उस चर्चा में हिस्सा लिया है, दिनेश त्रिवेदी जी, भरतहरि मेहताब, श्री जितेंद्र रेड्डी, श्री बारा प्रसाद जी राव, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री चंदू माजरा, श्री जयप्रकाश जी यादव, श्री धर्मवीर गांधी, श्रीमती किरण खेर, श्री शशि थरूर, श्री शौगत बोस, सुब्रतो बोस, श्री राधा श्याम विश्वास, श्री दुष्यंत जी चौटाला, श्री मोहम्मद बशीर साहब, सुश्री अनुप्रिया पटेल, श्री किरण रिज्जू, मोहम्मद ओवैसी, श्री राहुल गांधी, श्री प्रहलाद जी जोशी, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री सीएन जूदेव और सुश्री मीनाक्षी लेखी और श्री प्रेमचंद्रन, श्री कौशलेंद्र कुमार, इन सब सारे सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इनटॉलरेंस के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं टॉलरेंस के बारे में कहना चाहता हूं। टॉलरेंस का जहां तक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है सहन करना। आप किसी चीज से सहमत हैं अथवा नहीं हैं, भले ही उसको ना चाहते हो, मगर मजबूरन आपको यदि उस चीज को सहन करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं, उसे सहिष्णुता कहते हैं। यानी देखा जाए तो इस सहिष्णुता शब्द में एक पृथकता का भाव है, इस सहिष्णुता शब्द में एक अलगाव का भाव है और थोड़ा सा कष्ट का भाव भी इसमें है, क्योंकि मजबूरी में आपको हमको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मजबूरी में आपको हमको सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि हम जब किसी चीज को चाहते हैं और मजबूरी में चाहना पड़ता है तो निश्चित रूप से हमको कष्ट की अनुभूति होती है। अगर समाज में किसी को, किसी व्यक्ति को अथवा वर्ग को सहिष्णु होना पड़े तो इसका अर्थ होगा उस व्यक्ति या उस वर्ग को कुछ कष्ट सहकर एक पृथकता के भाव के साथ रहना पड़ेगा। आप स्वयं सोच सकते हैं कि यदि अलगाव और कष्ट का भाव यदि समाज में विद्यमान हो तो समरसता और सुख का भाव अध्यक्ष महोदया किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, कदापि नहीं आ सकता है। हमारे यहां सहिष्णुता के भाव पर बहुत बल नहीं दिया गया है, बल्कि हमने जिसको स्वीकार किया है, उसे अंगीकार किया है, उसे अंग का अपने अंग का हमने हिस्सा माना है। भारत में रहने वाला ही जो व्यक्ति हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, उसे ही हमारे भारतीय संस्कृति के प्रणेताओं ने अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि किसी दुनिया की धरती से गया है तो भारत की धरती से गया है। अध्यक्ष महोदय, इस हकीकत को भी हम अच्छी तरह समझते हैं। हम सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं और हम सहिष्णु रहेंगे। सहिष्णुता हमारी परंपरा में है, हमारी संस्कृति में है। हम मानते हैं कि हमारी इस छाती को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। न इस वक्त देश में ऐसा कोई माहौल है। भारत में ज्ञान और उसके घनघोर विरोधी विचारों के सम्मान की गौरवशाली एक परंपरा रही है। यह प्रवाह निरंतर जारी है और यह प्रवाह निरंतर जारी रहेगा। इधर कुछ दिनों से समाज में अहिष्णुता के नाम पर कुछ बनावटी गोले दागे जा रहे हैं, क्षमा किया जाए,
मैं बनावटी गोले दागे जा रहे हैं, कागजी गोले दागे जा रहे हैं। इस देश में अहिष्णुता, असहिष्णुता पैदा हो गई है। हम किसी के दबाव में सहिष्णु नहीं हैं, यह हमारी परंपरा में है सहिष्णुता, इसलिए हम सहिष्णु हैं अध्यक्ष महोदय। हम किसी के दबाव में सहिष्णु नहीं हैं। और मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो, तो एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में कल ही एक समाचार प्रकाशित हुआ है, मैं उसका उल्लेख यहां करना चाहूंगा। इस समाचार पत्र ने असहिष्णुता पर चल रही बहस के बीच एक कोशिश यह बताने की है कि भारत के बारे में विदेशी क्या सोचते हैं। तो लिखा है, देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विजिटर्स बुक को पढ़ा है, जो टीम गई थी अध्ययन करने के लिए, जिसमें विदेशी सैलानियों ने भारत के बारे में अपनी भावनाएं लिखी हैं। सैलानियों की ये बातें 2 नवंबर से 20 नवंबर के बीच की हैं। करीब 6000 सैलानियों की भावनाओं को हमने इकट्ठा किया है। उनमें से यहां हम कुछ चुनिंदा विचारों को बता रहे हैं, यह समाचार पत्र ने लिखा है। एक मिस्टर पुसेनो अबेलगाजी कजाकिस्तान के हैं, वह लिखते हैं, मैं महात्मा गांधी को जानने के लिए साबरमती आश्रम आया था। पता चला कि भारत के लोग गांधी से प्रभावित हैं। उनकी बातों में, व्यवहार में प्यार झलकता है, ऐसा कहीं और नहीं दिखता है। यह कहा है मिस्टर पुसेनो अबेलगाजी ने। चीन के संघाई से आए एडनील लिखते हैं कि हम लोग भारतीय मुस्लिम संस्कृति और स्थापत्य से आश्चर्यचकित हैं। बिहार के बोधगया के विजिटर्स बुक में कंबोडिया की साराह लिखती हैं कि भारत की धरती पर लोग बहुत मिलनसार हैं। ऐसे कई कोट्स हैं, मैं सारे कोटों का यहां पर मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगा, सऊदी गजट एक समाचार पत्र है। सऊदी गजट में एक कॉलमिस्ट हैं और माने जाने कॉलमिस्ट हैं, जिनका नाम है खलाब अल हरवी। खलाब अल हरवी साहब ने लिखा है कि इन इंडिया there are more than 100 religions and more than 100 languages, yet the people live in peace and harmony. They have all joined hands to build a strong nation that can produce everything from a swimming needle to the rocket which is preparing to go to Mars. माने एक सीने वाली सुई से लेकर रॉकेट तक बनाते हैं और मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। I must say that I feel a bit jealous because I come from a part of the world which has one religion and one language and yet there is killing everywhere. अपने देश के बारे में उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में सभी जगह किलिंग है। No matter how the world speaks about tolerance, India remains the oldest and most important school to teach tolerance and peaceful coexistence, regardless of the religious, social, political and ethnical differences. यह खलाब आता हूं, आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो सऊदी गजट में एक विदेशी व्यक्ति ने अब बहुत पहले नहीं लिखा है, अभी मई 2015 के महीने में उस कॉलमिस्ट ने एक समाचार पत्र में इस कॉलम को लिखा है। असहिष्णुता अपने से भिन्न मत रखने वालों को बर्दाश्त करने की क्षमता का न होना है, कि हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसे ही हम असहिष्णुता कहते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, विषय तो बहुत गंभीर है, लेकिन आरोप लगाने वालों से मैं कहना चाहता हूं, विचार करिए। यह विषय आत्मघाती है और मैं समझता हूं देश के लिए आत्मघाती है। बहुत गंभीर है, लेकिन देश के लिए आत्मघाती है। और मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे बयानों से हम लोगों को बचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश मत कीजिए, मैं यह अपील करना चाहता हूं। यह पूरे विश्व को संदेश देने की कोशिश है कि भारत का वातावरण रहने लायक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम क्या कर रहे हैं? क्या भारत में
हम यह संदेश देना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से मत आइए। मैं कहना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, यह पार्टी यस, बैठिए बैठिए बैठिए। इट इज नॉट नेसेसरी हर भाषण में टोका टोकी। अध्यक्ष महोदया, यह आरोप पार्टी या सरकार पर नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं यह आरोप भारतीय समाज और इस भारत राष्ट्र के ऊपर है। भारतीय राजनीति में अस्पृश्यता और असहिष्णुता का शिकार कोई है, सबसे ज्यादा असहिष्णुता की शिकार यदि कोई राजनीतिक पार्टी रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी शिकार रही है। सर्वाधिक शिकार हम उसके रहे और सबसे अधिक असहिष्णुता का शिकार यदि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई हुआ है तो आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सब सर्वाधिक असहिष्णुता के शिकार हुए। वार्ड वापसी का एक दौर चल रहा था। हमारे यहां जो सूचना है, लगभग 39 लोगों ने अपने पुरस्कार, अपने अवार्ड उन्होंने वापस किए। लेकिन अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहूंगा, जिन लोगों ने अवार्ड वापस किया है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि लोकसभा इलेक्शन के पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें जारी करके कहा था, ए पर्सन लाइक नरेंद्र मोदी who is a permanent source of anxiety and insecurity for very large sections of our society cannot and should not be allowed to lead India। नाम नहीं लेना चाहता हूं इनको। यह साहित्यकार हैं, यह लेखक हैं। वेणुगोपाल जी, प्लीज। He has not taken anybody's name। इस स्टेटमेंट में हमारे प्रधानमंत्री को फासिस्ट कहा है, चुनाव के पहले कहा है, और उसके बाद जनमत का आदर करना नहीं जानते। क्या यही सहिष्णुता है अध्यक्ष महोदया? कि जनमत का आदर आज भी ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के पहले राजनीतिक कारणों से आपने स्टेटमेंट दे दिया होगा, लेकिन यदि प्रचंड बहुमत यदि प्राप्त हुआ है श्री नरेंद्र मोदी को, तो जनमत का कम से कम आदर तो करना चाहिए। तभी ना लोग कहेंगे कि आप सहिष्णु हैं, नहीं तो आप कहेंगे आप असहिष्णु हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदया, बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। हमने वह दौर भी देखा है कि बहुत सारे लोग, ऐसे लोग और वह ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस समय देश का माहौल खराब करने की वह कोशिश कर रहे हैं। और इमरजेंसी के दौरान भी स्वर्गीय आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी के घर जाकर इमरजेंसी इंपोज होने के बाद बधाई दी थी कुछ ऐसे लोग भी। और आज वो हमको सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सहिष्णुता का मतलब होता है अध्यक्ष महोदया, हर वो अधिकार जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं वो दूसरों को भी मिले, इसे ही सहिष्णुता कहते हैं। अगर देश में आज तक सिर्फ एक खास विचारधारा की सुनी गई है तो अब वे दूसरों की भी तो सुने, तभी ना मानेंगे कि वह सहिष्णुता है। दूसरों की भी तो सुने। इस देश का चप्पा चप्पा अध्यक्ष महोदया विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताएं जो साथ साथ जन्म भी लेती हैं, साथ साथ जीती भी हैं, और ऐसा उदाहरण समूचे विश्व में और कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगा जैसा कि भारत में मिलेगा। मैं मानता हूं चीजें आ चुकी हैं, लेकिन यदि मैं नहीं कहूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं मानता हूं इस देश में बड़ी असहिष्णुता की 3 घटनाएं हुई हैं अध्यक्ष महोदय। पहली बार जब देश का बंटवारा हुआ, भले ही किसी ने मजहबी आधार पर देश के विभाजन की मांग की हो, भारत और हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंट गया हो, लेकिन हमारी विचारधारा के लोग यह नहीं चाहते थे कि मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होना चाहिए।
हम भारत को एक चाहते थे, हम भारत को अखंड चाहते थे। तो पहली बात जब देश का बंटवारा हुआ तब असहिष्णुता देखने के लिए। प्लीज, क्या हो रहा है? प्लीज। दूसरी बात, बैठिए। जब विरोध की आवाज दबाने के लिए, रमेश जी बैठिए। दूसरी बार जब विरोध की आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी इस देश में इंपोज कर दी गई, और तीसरी बार जब 84 के देशव्यापी दंगे हुए, और आप जानते हैं तीनों के वक्त देश में किसकी सरकार थी, कौन लोग इसके लिए। बैठिए, दिस इज नॉट, किसी पर कोई एलिगेशन नहीं है, बैठिए शांति से प्लीज। नो, आई एम सॉरी। यस प्लीज, नथिंग विल गो ऑन इट। मोहम्मद सलीम जी, कल से आपको क्या हो गया है? प्लीज बैठिए ना, प्लीज हैव योर सीट। यस, निशिकांत जी बैठिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि दरअसल विचारधारा सबके भाषण में प्लीज, दोनों को बोल रही हूँ प्लीज। अब आप लोगों ने इतना पढ़ाया तो जरा गरीबी से सुन लीजिए। आप होम मिनिस्टर बैठ के आप जवाब देंगे क्या? बोलने नहीं देंगे क्या? अरे ज्ञान का क्या बात कर अध्यक्ष महोदय, दरअसल विचारधारा से बात खाने वाली ये जमात असहिष्णुता का बनावटी माहौल बनाकर सरकार को बदनाम कर रही है। हमें अफसोस है कि असहिष्णुता के नाम पर इस वक्त बेमतलब वितंडावाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, ये लोग तब कहां थे जब कश्मीर का अमर साहित्य चल रहा था? कहां थे उस समय? लाइब्रेरियां आपके हवाले की जा रही थी, उस समय कहां थे? लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि से भगा दिए गए, उस समय कहां थे? 1984 में हजारों बेकसूर सिख सड़कों पर जला दिए गए, तब कहां थे ये लोग? और इनमें से 2300 तो केवल भारत की राजधानी दिल्ली में ही आग के हवाले कर दिए गए, उनकी हत्या कर दी गई। 131 गुरुद्वारे नष्ट कर दिए गए। भागलपुर, नेल्ली, मेरठ, हाशिमपुरा और मलियाना में बेकसूरों का कत्लेआम हुआ। जब लेखिका तस्लीमा नफरीन पर कलकत्ता में हमला हुआ, उन्हें कलकत्ता से किस राजनीतिक पार्टी के लोगों ने खदेड़ा था? मैं यह जानना चाहता हूं, बताइए किस राजनीतिक पार्टी ने खदेड़ा था? जब एक जयप्रकाश जी की आवाज को दबाने के लिए इमरजेंसी थोपी गई, प्रेस की आजादी का गला घोंटा गया, क्या वे लोग सहिष्णु हैं अध्यक्ष महोदय? नागरिकों के मौलिक अधिकार कुचले गए, अभिव्यक्ति की आजादी पर डांका पड़ा है, भारत की साझी संस्कृति मर्मांतक घटनाएं हुई, तब ये जमात कहां थी? क्यों चुप थी? इनकी संवेदनशीलता के तार तब क्यों नहीं बजे अध्यक्ष महोदय? यह मैं इनसे जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है? भारत सारे विश्व के सभी देशों को हम मिलाकर देखें, मैं नाज के साथ कह सकता हूं, सर्वाधिक सहिष्णुता विश्व में यदि कहीं पर है तो केवल भारत। अध्यक्ष महोदय, भारत में है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। प्लीज, क्या हो रहा है ये? कल से सबके भाषण हुए ना, प्लीज नो, रिप्लाई तो सुनना पड़ेगा। प्लीज नो, दिस इज नॉट अ वे, नो, यस, नथिंग, यस, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। ये आप भी चुप रहिए, सब चुप रहिए, बहुत कुछ समझना है अभी। इस देश का गृह मंत्री होने के नाते मैं अपनी तरफ से, और केवल अपनी तरफ से नहीं है, मैं अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम इस देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहां पर सामाजिक और यहां की धार्मिक समरसता को यदि कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है। मैं यह संदेश देना चाहता हूं।
देशों को देखिए, विश्व के सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान जैसे मुल्क सुन्नी प्रधान हैं, वहां शियाओं और अहमदियों की हालत दोयम दर्जे के नागरिकों से बदतर हो गई है। उसी तरह इराक, ईरान, बहरीन जैसे शिया बहुल मुल्कों में ऐसा ही संघर्ष सुन्नियों के साथ हो रहा है। यहां तक कि सुन्नियों के भीतर भी अरबों और कुर्दों के बीच भीषण टकराव होते ही रहते हैं। लेकिन आप धैर्य रखिए, मैं बोलूंगा, धैर्य रखिए, मैं बोलूंगा। करुणाकरण जी, दिस इज नॉट द वे, प्लीज, नो नो नो। अध्यक्ष महोदय, उधर शियाओं की आबादी पर वहां भी आत्मघाती दस्तों के हमले भी रोज की बात हो गई। हालात इस सीमा तक पहुंच चुके हैं कि तमाम इस्लामी राष्ट्र एक ही मजहब के भीतर की अलग अलग पहचानों के नाम पर आपस में बुरी तरह टकराते रहते हैं, जिसकी परिणति भयंकर रक्तपात और नरसंहार में होती है। I know you are very clever, but इसके विपरीत this is not the way. No. आपने तो सभी नो प्लीज मोहम्मद सलीम, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, नो आई एम सॉरी। इसके विपरीत क्या है कम्युनिस्ट वाले सहिष्णुता के बारे में बोलिए। नो टॉलरेंस, नो प्लीज, नो टॉलरेंस। मोहम्मद सलीम डोंट हैव एनी टॉलरेंस। मोहम्मद सलीम प्लीज, नो। अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत भारत में इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी तमाम शाखाओं के साथ मुक्त हवा में फलता फूलता आ रहा है। यहाँ सूफी इस्लाम भी सलामत है तो अहले सुन्नत भी आबाद है, देवबंदी है तो वहाबी भी, बरेलवी है तो सलाफी भी है। अध्यक्ष महोदय, देवबंदियों और बरेलियों के मतभेद जगजाहिर हैं, मगर दोनों ही पूरी और एहतराम के साथ अपनी अपनी मिन्नतों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, और कहीं पर अंजाम देने का काम कर रहे हैं तो भारत में ही वह अंजाम देने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। नो, आई एम नॉट रेडी, आई एम सॉरी। क्या हो रहा है सब लोग? हाँ, जाना चाहते हो क्या? Want to go? What is this? Want to go? Want to go? Then please listen. रिप्लाई तो सुनना पड़ता है ना। बैठिए, ये पद्धति ठीक नहीं है, ये पद्धति ठीक नहीं है मोहम्मद सलीम जी, प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। नो, आई एम सॉरी। आपने चर्चा शुरू की है, आपको रिप्लाई सुनना पड़ेगा। यू हैव डिमांडेड, आई एम सॉरी, आपने डिमांड की है चर्चा। यू विल have to listen. No, Leader. No, this is not. Yes, he can say something. Yes, खड़गे जी, he is yielding to खड़गे जी. सर, Yes. मैडम, स्पीकर जी, हम होम मिनिस्टर की आदर करते हैं, लेकिन जो सवाल इस सदन में हमने उठाए हैं, आज के दिन में 2015 में क्या घटनाएं हुई और आपके मंत्री लोग क्या कहे, आपके एमपीज क्या कहे और आपके जो पार्टी के नेता लोग क्या कहे, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। आप उसका जवाब दो। आप सऊदी अरबिया जा रहे हैं, आप उधर अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं आ रहे हैं। भारत देश में आओ। हमने जो सवाल उठाए, पूरे सदन के लोग जो सवाल उठाए, उस सवाल का जवाब होना चाहिए।
उस सवाल का जवाब दीजिए, बजाय आप खड़गे जी दूसरा पेपर पढ़ के बताने में कुछ नहीं। बोलेंगे बैठिए, खड़गे जी अध्यक्ष बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदया, यस मैं नहीं, सभी सब दूर घूम के आए कांग्रेस में वेणुगोपाल जी, यू शुड नॉट से एनीथिंग। मैं मोहम्मद जी, नो प्लीज प्लीज हैव ए पेशेंस, हैव ए पेशेंस, हैव ए पेशेंस प्लीज। मैंने रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, माइक नहीं चल रहा। यस अध्यक्ष महोदया, मैं कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से यह कहना चाहता हूं, सहनशीलता पे चर्चा हो रही है, सहनशील रहो, बैठिए। चर्चा के दौरान जो भी सवाल एक मिनट राजनाथ जी, 6 बज रही है। अगर सभा सहमत हो तो इस विषय पर माननीय मंत्री जी का रिप्लाई पूरा करने तक हम सदन को आगे बढ़ाते हैं। इफ यू ऑल एग्री, सभा की कार्रवाई बढ़ा दीजिए। अध्यक्ष क्या हो गया? तो उनका रिप्लाई कल करने दो। रिप्लाई नहीं कर पूरा करवा। अरे क्यों बहुत हो गया। आज पूरा नो ऑल ऑफ देम दे हैव सेड रिप्लाई शुड बी कंप्लीटेड। बैठिए, रोज रोज आपको भी चिल्लाना नहीं पड़ेगा, बैठिए। अध्यक्ष, मैं पूरे सदन से मैं यस सौगत राय जी, व्हाट इज इट? मैं एक ही सवाल आपसे पूछने, आप तो हिंदुस्तान के नियम सवाल नहीं आप चिंता रुको, बैठे। यस बोलिए। मुझे ये पूछना है हाँ कि वो पूरा मुस्लिम दुनिया में कहाँ शिया सुन्नी का, कहाँ शिया अहमदिया का झगड़ा, वो उसके बारे में बता रहे। सऊदी अरब में क्या हुआ, बहरीन में क्या हुआ और सारा दुनिया में क्या हुआ बताए, लेकिन हिंदुस्तान में जनरल वीके सिंह क्यों दलितों के खिलाफ बयान देते हैं, इसके बारे में नहीं बता रहे। अभी रिप्लाई पूरा नहीं हुआ ना। बैठिए, यस अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी पूरा तो नहीं हुआ। एक मिनट, आप क्यों बोल रहे हैं? वो सक्षम है। अध्यक्ष महोदया, मैंने सबको सुन लिया। कांग्रेस ये लोकसभा दल के नेता खड़गे साहब को भी और सौगत राय साहब को भी, टीएमसी के, उन्हें भी सुन लिया। कृपया मेरी भी सुन लीजिए, कम से कम इतनी सहिष्णुता आप दिखाइए। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, सभी प्रश्नों का उत्तर, लेकिन धैर्य से मेरी बात को सुनिए। भारतीय संस्कृत के कैनवास के बारे में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया, भारतीय संस्कृत का कैनवास बहुत ही बड़ा है। उसमें हर प्रकार के रंग हैं और हर प्रकार के जीवन भी हैं। यह देश सदियों से सहिष्णुता, सहयोग और अहिंसा के लिए जाना जाता रहा और आज भी जाना जाता है। मुट्ठी भर लोगों के बनावटी प्रचार से हमारी छवि पर कालिख नहीं पुतेगी। सम्मान लौटाने की बनावटी मुहिम यह बताती है कि देश में नफरत की राजनीति कौन कर रहा है, घृणा कौन फैला रहा है। अपार जन समर्थन से चुनी हुई सरकार के खिलाफ नफरत कौन लोग फैला रहे हैं। हमें पहले इस असहिष्णुता से मुक्ति पानी होगी अध्यक्ष महोदया। इंटॉलरेंस भारत की परंपरा में अध्यक्ष महोदया कहीं नहीं है। समाज में असहिष्णुता यदि बढ़ी है जब हम मूल भारतीय विचारों को छोड़कर ऐसे विचारों को अपने जीवन का आदर्श बना लेते हैं जो कहते हैं सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस। दैट इज वेरी बैड, अस्तित्व के लिए वेरी बैड। सर्वाइवल चर्चा उठाना और चले जाना इज वेरी बैड। तो कट थ्रोट कंपटीशन, ऐसे लोग असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को लगता है कि आज बोलने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की कोई आजादी नहीं है। याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए खड़गे साहब, याद दिलाना चाहता हूं कि अभी पिछले महीने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े एक विद्वान
अब्दुल रहीम कुरैशी ने अपने किताब में यहां तक कह दिया कि भगवान राम पाकिस्तान में पैदा हुए थे। मेरी बात सुनिएगा, आप जल्दी आक्रोशित मत होइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा व्यक्ति भगवान राम के बारे में धार्मिक मान्यताओं पर आघात करने वाली टिप्पणी कर दे, उसके बाद भी कभी भारत में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यह है सहिष्णुता, यह है सहिष्णुता। किसी विद्वान को जो भी उचित लगा उसने बोल दिया, इससे मान्यताएं नहीं बदल जाती हैं। इसके बाद भी यदि किसी को लगे कि देश में सहिष्णुता नहीं है तो यह आश्चर्य नहीं है तो और क्या है अध्यक्ष महोदय। मैं इसे आश्चर्य और संदेह की बात इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि सहिष्णुता को एक विशेष संदर्भ में देखने का सारा प्रकरण उत्तर प्रदेश के दादरी में जो एक घटना घटित हुई वहां से प्रारंभ हुआ और एक गृह मंत्री होने के नाते मैं इस सदन को बतलाना चाहता हूं। अब देखिए, अब आ गए जो प्रश्न आप लोगों ने खड़े किए थे जी, ये सही है। देखिए, जो विषय है उस विषय पे बोलिए। हमें बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा तो जवाब नहीं होगा आपको। माननीय सदस्य मुलायम सिंह जी ने जो कहा विषय पर बोलिए, तो मैं विषय से असहिष्णुता ही विषय है, उसी पर मैं बोला। क्या मैंने कर दिया दादरी पर बोल रहा हूं। बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं। खड़गे जी बैठिए। बोल रहा हूं। खड़गे जी परेशान मत होइए, अब आहत मत होइए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए। Yes, you continue. मैं दादरी की घटना के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं दादरी की घटना के Not proper. वही मैं बोलने मैं बीके सिंह पर तो बोलूंगा, दादरी पर भी बोलूंगा, हर चीज पर मैं बोलूंगा। आप सुनने को तैयार नहीं, आप असहिष्णु हो गए हैं, इंटॉलरेंट। आप अरे खड़गे जी, आप तो बड़े सुलझे व्यक्ति, इतने इंटॉलरेंट कैसे हो गई आपकी पार्टी? देखिए, सहिष्णु लोग बैठे हैं। मैं दादरी की घटना से मैं शुरू कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दादरी घटना की जो ही जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत मैंने गृह मंत्रालय से एक एडवाइजरी जारी की। उत्तर प्रदेश सरकार को जैसी एक परंपरा है, एक एडवाइजरी भी जारी की और साथ ही साथ मैंने उसमें उनसे उस संबंध में एक रिपोर्ट भी मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर दिया है, उसमें कहीं सांप्रदायिकता का जिक्र नहीं है। जो मैं है सब ऑन रिकॉर्ड, उसमें कहीं सांप्रदायिकता का जिक्र नहीं है, गौमांस का कोई जिक्र उसमें नहीं है, यहां तक कि सुनियोजित हत्या का भी कोई स्पष्ट उसमें उल्लेख नहीं है जो रिपोर्ट आई है। मैं तो जो बोलूंगा वह राज्य के द्वारा उपलब्ध जो तथ्य कराए जाएंगे उन्हीं तथ्यों को ही मैं बोलूंगा और उन्हीं तथ्यों को मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। यह तथ्य तो यह था, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी प्रारंभिक जांच कोई संभवतः, जहां तक मैं समझ पाया हूं,
किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। केंद्र को या सीबीआई को संस्तुत करने की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं समझी और मैं तैयार बैठा था कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार दादरी कांड की सीबीआई जांच करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन भेजे तो तुरंत केंद्र सरकार उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हां, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री उस चीज को जिसे उनकी सरकार स्वयं सांप्रदायिक नहीं तय कर पा रही हो, सांप्रदायिकता के आधार पर ही यूनाइटेड नेशन ले जाने की बात करने लगे, यूनाइटेड नेशन ले जाने की बात करने लगे। यह क्या हो रहा है? एक स्टेटमेंट आया था आपके मंत्री जी का कि हम इसको यूनाइटेड नेशंस ले जाएंगे। मंत्री जी का स्टेटमेंट था। क्या क्या बयान कौन दिए? आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने क्या बयान दिया है? आपके अध्यक्ष ने बयान क्या दिया है? अध्यक्ष का बयान ऐसा है कि हम नहीं बोल रहे हैं, उसको जेल में डालना था, रास्ता लगाना था। आपका अध्यक्ष किस तरह का बोला है? तो ये क्या तरीका है? अपने अध्यक्ष को कंट्रोल कीजिए। पूरी मदद करने को तैयार है, जो भी कहेंगे पूरी मदद करेंगे। चाहता हूँ मुलायम सिंह, यदि आप चाहें तो पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने को भी हम लोग तैयार हैं, हमारी सरकार तैयार है। मंत्री जी बोलना नहीं चाहता हूँ, हम ज्यादा करोगे, हम तीनों नाम यहाँ रखेंगे और कराइए जांच, हम कराएंगे। कहेंगे पक्षपात की हमारी पार्टी के साथ हिंदुत्वकांड किया, आपके तीनों को नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, ये प्लीज ये जो नरेंद्र दाभोलकर कांड की काफी यहां पर चर्चा हुई है, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि हत्या पुणे में 20 अगस्त 2013 को हुई थी। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। मैंने हम लोगों के कार्यकाल में घटना नहीं घटित हुई थी। 2013 अगस्त 2013 को यह घटना घटित हुई थी। मैं श्री गोविंद पंसारे के बारे में कहना चाहूंगा। कोल्हापुर में 16/2/2015 को इन पर हमला हुआ था एवं 20 फरवरी को अपनी इंजरीज की वजह से इनका निधन हो गया था। महाराष्ट्र सीआईडी की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शक के आधार पर सनातन संस्था के समीर विष्णु गायकवाड़ को 16 सितंबर 2015 को इस मामले में गिरफ्तार किया है। माने हमारी सरकार चुप नहीं बैठी है, बल्कि गिरफ्तार किया है। जहां तक कलबुर्गी का प्रश्न है, इससे कि इनकी हत्या 30 अगस्त 2015 को धारवाड़ कर्नाटक में कर दी गई थी। इस मामले की जांच स्टेट सीआईडी कर रही है और मैं समझता हूं कि सचमुच कर्नाटक सरकार भी चाहती है कि इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए। तो यदि वहां के राज्य सरकार की यदि संस्तुति आती है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं इसके लिए सीबीआई जांच के लिए अपनी संस्तुति में भेजूंगा। सनातन संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल नंबर 141 2011 में दाखिल की गई है और मैं 2013 में संभवतः जो सरकार थी उसने यह एक एफिडेविट फाइल की है कोर्ट में कि ऐसे कोई खास ऐसे तथ्य नहीं है ताकि इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया जा सके। मैं ये तथ्यों की जानकारी दे रहा हूं। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में एमएचए ने 12 अप्रैल 2013 को अपने एफिडेविट में यह कहा है कि भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है, 2013 में इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इंफॉर्मेशन सनातन संस्था को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह उन्होंने कहा है। अब मैं आता हूं दादरी कांड में जो अखलाक की जो हत्या हुई है, ये उस संबंध में अखलाक के भाई या ये बेटे हैं मिस्टर सरताज, मैं सरताज स्वर्गीय अखलाक अहमद, पता ग्राम व पोस्ट बिसाहड़ा, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये हमको नहीं लिखा है, ये कैलाश हॉस्पिटल जो इसमें भारत के सरकार में संस्कृति मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा का हॉस्पिटल है, उनके प्रबंधक को लिखा है इन्होंने। आप और आपका समस्त स्टाफ, खासतौर से डॉक्टर वरुण भार्गव और डॉक्टर विजय मंजू ने जिस तत्परता, निष्ठा और ईमानदारी से मेरे भाई दानिश खान का ऑपरेशन और इलाज किया, इस ऑपरेशन में मेरे अस्पताल में उपलब्ध उच्चतम तकनीकी उपकरणों का भी भरपूर योगदान रहा। इसके लिए मैं आपका और आपके समस्त डॉक्टरों, नर्सों व गार्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
सभी को सामूहिक प्रयास से मेरे भाई को एक नया जीवन दान मिला है, जिसके लिए मैं हमेशा कैलाश हॉस्पिटल का ऋणी रहूंगा, उन्होंने स्वयं लिखा है। जहां तक बीके सिंह जी अथवा कुछ बयानों का संबंध है, और यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे रहते हैं, मैं अध्यक्ष महोदय जानना चाहता हूं, यह पूछने वाले लोगों से मैं जानना चाहता हूं, क्या जब कभी भी कोई घटना इसके पहले हुई है तो बराबर इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया दी है? प्रधानमंत्री ने मुझे गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी है, मुझे गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी यदि किसी मंत्रालय की यदि होती है तो गृह मंत्रालय की होती है। जब कभी वारदात होती है या ऐसी कोई घटना यदि होती है जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द अथवा सामाजिक समरसता के ऊपर आंच आती है, तो अध्यक्ष महोदय मैं स्वयं बोलता हूं और उस संबंध में जो भी आवश्यक होता है वह आवश्यक कार्रवाई भी अपने गृह मंत्रालय की तरफ से करता हूं। और जहां तक कुछ अपने नेताओं के स्टेटमेंट का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि दिल्ली में ही नहीं, हिंदुस्तान के अधिकांश समाचार पत्रों के फ्रंट पेज की उस समय मेन न्यूज यदि कोई थी तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, इन स्टेटमेंट जो कुछ लोगों के जो वक्तव्य आ गए थे उसके संबंध में कि हमको स्टेटमेंट संभल कर देना चाहिए, सोच समझकर हमको बोलना चाहिए, और यदि कोई यह कहता है कि हमारे स्टेटमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट देते समय यह सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि उसका गलत इंटरप्रिटेशन करने की गुंजाइश शेष न बचे। यह मैंने दो टूक शब्दों में अपनी तरफ से कहा है। अब हमारा प्रतिपक्ष क्या चाहता है, क्या करें हम? जहां तक बीके सिंह जी का प्रश्न है, बीके सिंह जी से स्वयं हमारी बात हुई, बीके सिंह जी ने प्रेस में जाकर कहा कि हमारे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। उसके बाद भी बार बार यह कहना उन्होंने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, यह कर दिया, वो कर दिया, मैं समझता हूं यह न तो इस सरकार के साथ न्याय है अध्यक्ष महोदय और न तो यह देश के साथ यह न्याय है। एक घटना का और उल्लेख यहां पर मैं करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। जिस कालखंड में केवल कुछ साल पहले केरल के एक प्रोफेसर टी.एस. जोसेफ का हाथ काट दिया जाए, इस आरोप में कि उन्होंने किसी मजहब के बारे में आपत्तिजनक प्रश्न पूछा था, परंतु कुछ ऐसे साहित्यकार जो अपनी पुस्तकों में यह लिखें कि मूर्तियों पर, अब आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, और मैं समझता हूं उसका कोई खंडन न करे, मैं उस शब्द का यहां प्रयोग नहीं करना चाहता हूं क्या लिखा है, इतना ही कहना चाहता हूं। यह कबीर का देश है, आलोचना सुनने की सहिष्णुता क्या थी यह हमारी पुरानी परंपरा से हमें सीखनी चाहिए। संत कबीर का उदाहरण है कि उन्होंने यदि हिंदुओं की मान्यता पर कटाक्ष किया तो मुस्लिम समाज की भी मान्यता पर उन्होंने कटाक्ष किया है। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ए चाकी भली पीस खाए संसार। तो वहीं उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए भी कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाक दे का बहिरा भयो खुदाए। और अंत में कबीर ने कहा, हिंदू मुए राम कहे मुसलमान खुदाए, कह कबीर एक जीवता दुई में कदे न जाए। उस कबीर को हम अपना पूज्य मानते हैं, संत मानते हैं, हम असहिष्णु कैसे हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय? और फिर भी हमारे टॉलरेंस पर, हमारी सहिष्णुता पर बराबर यह प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जाती है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं सहिष्णुता का। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यह बहुत चर्चित नाम है, का हुनर बनारस के मंदिरों में और धार्मिक स्थलों से प्रारंभ हुआ है, और अपने अंतिम समय में भी वो भारत सरकार के तमाम आग्रहों को ठुकराकर प्राण त्यागने की इच्छा जो व्यक्त की थी, उन्होंने कहा प्राण यदि मैं कहीं त्यागूंगा तो इस भारत की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में ही अपना प्राण त्यागूंगा, यह कहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। यह है भारत की परंपरा। और आज भी अनेक शास्त्रीय संगीत के उस्ताद आज भी यदि कोई संगीत प्रारंभ करते हैं तो सरस्वती वंदना से। मैं कहता हूं कि सहिष्णुता कितनी रची बसी है हम भारतवासियों के अंदर। एक पक्ष को निर्विरोध आलोचना करने की छूट और दूसरे पक्ष के लिए गतिरोध, यह कहां का इंसाफ है अध्यक्ष महोदय? यदि हम इस भाव से मुक्त होकर सभी पक्षों को
आलोचना का समान अवसर दें और विरोध के हर स्वर को स्वस्थ भाव से यदि हम स्वीकारें तभी हम सही मायनों में सहिष्णु कहे जाएंगे। जैसे हमारे प्रतिपक्ष की चेयर पर जो महानुभाव बैठे थे लोग, उनकी बात बड़ी धैर्य से मैंने सुनी। इधर से भी यदि कहीं शोर शराबा हो रहा था तो हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह केवल 15 मिनट मेरी बात को सुन नहीं सकते थे और उन्होंने सदन का बायकॉट किया है। देश फैसला करेगा कौन सहिष्णु है कौन असहिष्णु है अध्यक्ष महोदय, यह देश फैसला करेगा। आज देश ने देखा। और अब असहिष्णुता के दूसरे पक्ष की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद यह आरोप लगाया जा रहा है कि असहिष्णुता बढ़ी। हां, मैं मानता हूं हमारी सरकार में असहिष्णुता बढ़ी है। मैं मानता हूं हमारी सरकार में असहिष्णुता बढ़ी है। अब हम भ्रष्टाचार पर सहिष्णु नहीं हैं, आतंकवाद पर अध्यक्ष महोदय हम सहिष्णु नहीं हैं, गरीबी पर और गरीबों पर अत्याचार पर हम सहिष्णु नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। और हम अपनी गंदगी के लिए भी सहिष्णु नहीं हैं। अब हम बेटियों के साथ दोहरे व्यवहार के प्रति बिल्कुल असहिष्णु हैं। हमारी जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान आदि इन्हीं दुर्गुणों के प्रति हमारी असहिष्णुता का, उन्हीं के प्रति हमारी असहिष्णुता का प्रमाण है। इसलिए अध्यक्ष इतना मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, हम अपनी सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी राजनीतिक दलों को भी, सभी कलाकारों को भी, सभी बुद्धिजीवियों को भी कि हम किसी भी सूरत में यहां पर असहिष्णुता पैदा नहीं होने देंगे। उसे रोकने के लिए जो भी यत्न होगा हम यत्न करेंगे, लेकिन यह काम अकेले नहीं हो सकता है। सभी का सहयोग चाहिए, इस सदन के उस सदन के सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए, समस्त देशवासियों का सहयोग चाहिए। तभी जाकर हम इस देश में सहिष्णुता पैदा कर सकते हैं, हम तभी जाकर हम इस देश में समरसता का भाव पैदा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंतिम अपील करके अपनी बात अपनी समाप्त में करूंगा। मैं इस देश के साहित्यकार, कलाकार, शिक्षक, व्यंग्यकार, शिल्पकार, चित्रकार, वैज्ञानिक जितने हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। जब भी देश के ऊपर संकट के बादल छाए हैं, जब भी देश में विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई हैं, तो इन्हीं लोगों ने देश का मार्गदर्शन किया है। उन्हें यदि लगता है कि देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, तो मैं उनका आह्वान करता हूं। पहले भी मैंने उनसे अपील की थी कि यदि आपको कोई आपत्ति है कि लगता है आपको कि असहिष्णुता बढ़ रही है, आइए हम मिल बैठकर बात करेंगे, आइए हमारा मार्गदर्शन करिए। यदि हमसे कहीं पर कोई गलती हो रही होगी तो हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनसे यह कहना चाहूंगा, और हम अपील पहले भी मैंने किया है कि जो भी उन्होंने अपने अवार्ड, अपने पुरस्कार वापस किए हैं उन्होंने, वह कृपया वह पुरस्कार और अवार्ड वापस ले लें। यही भारत के प्रति एक बहुत बड़े सम्मान की अभिव्यक्ति होगी। और उनसे मैं यह भी अपील करना चाहूंगा, आइए आप आमंत्रित कीजिए, मैं स्वयं आकर आपके साथ बैठने को तैयार हूं और देश में एक सहिष्णुता का माहौल पैदा करने के लिए जो भी करना होगा हमारी सरकार करेगी। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ जिन भी सदस्यों ने इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त किए हैं, पुनः उनके विचार के प्रति और उनके प्रति भी सम्मान की अभिव्यक्त करते हुए, और आपने पर्याप्त समय दिया है इसलिए आपके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।